इससे पहले कि आज की बात को आगे बढ़ाया जाए, जरूरी है कि आपको गुज़श्ता किस्त की चंद झलकियां दिखाई जाएं। वालिद साहब की तदफीन हो गई तो हम बच्चे थे अभी, तो हमें यह कहा जा रहा था कि वो वालिद साहब आपको ख्वाब में आएंगे। तो कई रातें जो थी वो ख्वाब के इंतज़ार में गुजर गई। घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी पूरी। मैंने पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के चेहरे देखे, वो चेहरे इतने मकरूह हैं कि मैं आज भी बात करूं तो उनके वारिस में उनको मुँह छुपाने पड़े। मैं कितना रुला हूँ अली, मैं कितना रुला हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप पार्टी पर अखराजात नहीं कर सकते, तो आप एक अजीम कारकुन रहेंगे, आप लीडरशिप में नहीं आ सकते। क्या ख्याल है इलेक्शंस के बारे में? काफ़ी खून बह सकता है बेगुनाहों। अच्छा जी, थोड़ा अब आते हैं यानी आपकी ज़िंदगी में, यानी हमने स्ट्रगल देख ली, फाइनेंशियल घरेलू, हमने वो एक सारा हमने सफ़र आपके साथ यादें ताज़ा की, सियासत का तय किया। आप ज़रा थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले आप, एंटी इंडिया, सख्त गिर जहनियत, थोड़ा हॉक्स में आपका शुमार है। उसमें उस रवैये में कोई ग्रोथ आई? मतलब वाजपेयी साहब जब आए थे लाहौर में, उस वक्त के ख्वाजा साद रफ़ीक में और आज के साद रफ़ीक में 3 वाक़यात हैं जी। जब मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन को लीड कर रहा था MSF को, तो एक भारतीय सकाफ़ती ताइफ़ा लेट 80s में पाकिस्तान आ रहा था। मोहतरमा की हुकूमत थी मरकज़ में, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं बड़ा हार्ड लाइनर किस्म का नौजवान था उस वक्त और समझता था बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया। तो मैंने इस्लामी जमीयत तलबा को, जो हमारी हरीफ थी, उनसे बात की। शायद अमीरुल अज़ीम साहब से बात हुई थी, और एक डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी थे ATI के सदर अमेरिका में, उनसे बात की। और हमने इत्तफ़ाक़ किया एक प्रोग्राम में कि ये ताइफ़ा जो है इसको हम लाहौर लैंड नहीं करने देंगे। अब जब 3 बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो मुतारिफ थी उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी, तो एक फ़िज़ा में इर्ताश पैदा हो गया और वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गई कि इंडियन हाई कमीशन ने उसको मनसूख कर दिया प्रोग्राम को। और मैंने ये समझा कि हमारी बड़ी फ़तह है, हमने बड़ा पाकिस्तान का भला किया है। ये अप्रोच थी। फिर एक वाक़या, जब वाजपेयी साहब आए पाकिस्तान, तो मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, और मैं उन तकरीबात में नहीं गया। मैंने शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास जाके तो मैंने कहा भी कि जी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने चाहिए, ये BJP के लीडर को लाहौर बुलाए। इस तरह की अप्रोच थी मतलब। लेकिन वक्त के साथ, उम्र गुजरने के साथ, और रियलिटीज़ जब खुलती हैं आपके ऊपर, पुख्तगी आती है उम्र में, तो फिर आपको चीज़ों का पता चलता है। तो मैं अब फेडरल मिनिस्टर जब था थोड़े दिन के लिए कल्चर का और यूथ का, गिलानी साहब की कैबिनेट में, इब्तदाई 50 दिन 45 दिन, तो एक मेरे सामने शाहिद रफ़ी साहब लेके आए, सेक्रेटरी कल्चर थे उस वक्त, कि ये इंडियन फिल्में जो हैं ये पाकिस्तान में आनी चाहिए, यानी इस पर पॉलिसी फाइनलाइज करनी है। साथ एक सीक्रेट एजेंसी जो थी उसका नोट भी उनका था कि ये इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो हमने बड़ी डिबेट की वजारत सकाफ़त में बैठ के आपस में। फिर हमने बात की सिनेमा ओनर्स के साथ, जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे हमने डायलॉग किया। तो नेट रिज़ल्ट ये था कि इंडियन फिल्म को पाकिस्तान आने देना चाहिए, क्योंकि केबल पे चल रही है, नेट पे चल रही है, सिनेमा में नहीं चल रही है। और सिनेमा हमारा डाई डाउन कर गया, बिल्कुल नियर टू डेथ है। और अगर हमने सिनेमा को प्लाजा में कन्वर्ट होने से बचाना है, तो हमें इंडियन फिल्म का वक्ती सहारा लेना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश फिल्म का सहारा लिया हुआ है। तावक्त है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रीबिल्ड कर जाती है। तो हम बताना ये चाह रहा हूँ कि जो शख्स इंडिया का सकाफ़ती ताइफ़ा रोकता है, जो शख्स ये समझता है कि वाजपेयी BJP के लीडर थे, उनको लाहौर आना नहीं चाहिए था, वक्त और उम्र के गुजरने के साथ उसको ये समझ आती है कि हम दुश्मनी में, नफ़रत में, तलख़ी में ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी सर्वाइवल मुश्किल है। अगर हम गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं, अगर हम रियली फ्रीडम चाहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ मामलात को ठीक करना पड़ेगा। और हमारे ईमान इतने मजबूत होने चाहिए कि हम इस खौफ का हर वक्त शिकार न रहें कि हमें कोई आगे मार कि कोई हमें आके अल्लाह माफ़ करे कोई नॉन मुस्लिम कर देगा या हमारे कल्चर को बदल डालेगा, हमारे कल्चर में बड़ी ताकत है, या हमारी हुब्बुल वतनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उस पॉलिसी की इजाज़त दी मुझ जैसे आदमी ने। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि
जो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये जो है ये आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। फिर मैं ये भी समझता हूँ कि अब जबकि हम अमरीकी इस्तेमार के निर्गे में हैं, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इसके ऊपर, अमरीकी इस्तेमार के निर्गे में है ये पूरा रीजन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान। चूँकि हम भारत की निस्बत कमज़ोर हैं, हम एक कौम नहीं बन सके हैं, हमारे रियासती अदारे उतने मजबूत नहीं हैं, हमें कोई सॉफ्ट बैली अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। भले वो बलोचिस्तान हो, भले वो तालिबान से हमारी लड़ाई हो किसी न किसी शक्ल में, अफ़गानिस्तान से कशीदा ताल्लुकात हो या भारत से कशीदगी हो, हमें अपनी सॉफ्ट बैली नहीं बाकी छोड़नी चाहिए। हमें अपने आप को, अपने जो होल्स हैं उन्हें बंद करना चाहिए, ताकि आलमी इस्तेमार का शिकार बनने से और तरने वाला बनने से हम बच सकें। उसके लिए ज़रूरी है, अगर हम रियल फ्रीडम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो ताकतवर हमसाए हैं उनके साथ हम उनसे नहीं डरें और वो हमसे इनसिक्योर ना हो, हम वहाँ लोगों को बम दे के ना भेजें बम चलाने के लिए, वहाँ पे उनकी तनसीबात को ना उड़ाया जाए, ताकि वो उसके रद्द-ए-अमल में हमारी तनसीबात को ना उड़ाएं। वो बलोचिस्तान में जो कुछ करवा रहे हैं वो उससे बाज आएँ। हमें खालिस्तान वाली तहरीक में माजरत के साथ हिस्सा नहीं डालना चाहिए था। और एक ये जो एजेंसीज की लड़ाई है और एक ये जो सर्द जंग है जिसमें बम फटते हैं और बेगुनाह मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू मरते हैं, बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवह होती हैं, वहशतनाक सोच है, वैश्यों वाली अप्रोच है। ये एक मुहज़्ज़ब अप्रोच नहीं है, ये उसी सोच का किया धरा है कि अफगानिस्तान में प्रो पाकिस्तान हुकूमत होनी चाहिए, ताकि पीछे से कबायली आए और अगर कभी भारत से लड़ाई हो तो ये हमारी मदद करेंगे। खाक मदद अगर कभी ये हो गया तो उसके लिए वो अगर तो हुआ नहीं, वो हमें पड़ गए हैं। अभी ये किससे पूछें जाके, इस लहू का हिसाब जो है कौन देगा? अगर ये कहा जाता है कि जंग लड़ना महज आपका काम नहीं है, इसमें सिविल इनपुट और सियासतदानों की इनपुट आनी चाहिए, आप माइंड करते हैं, फिर आप हम जैसों को समझते हैं कि हम जो है हम मुहिब वतन नहीं है, फिर आपका ये ख्याल है कि हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ आप जारी करते हैं। आपने इस मुल्क में शेख मुजीब को गद्दार बनाया, आपने यहाँ GM सैयद को गद्दार बनाया, आपने खान अब्दुल अली खान पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, आपने अकबर भुट्टी को मार दिया और एक बड़ा मार्टर दे दिया बलोच अलहदगी पसंदों को जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। आपने वो हथियार उनके हाथ में पकड़ाया। आप सियासतदानों को काम ही नहीं करने देते, उनको आप कहते हैं कि ये सब लुटेरे हैं, सब गंदे मंदे हैं। आप मेहरबानी करें, आप अपने दायरे में वापस तशरीफ़ ले जाएं और पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों को 10 बरस दे दें सिर्फ, कि वो आज़ादी के साथ अपनी क़यादत का फ़ैसला करें। ये जो क़यादत के फ़ैसले आप करते हैं, कभी आप किसी जागीरदार को ले आते हैं, कभी आप किसी सनतकार को ले आते हैं, कभी आप किसी सेलिब्रिटी को ले आते हैं कि ये तुम्हारा लीडर होगा। ये बाज आ जाएं यार आप, अब पाकिस्तानियों को अपना काम करने दें। 18 करोड़ पाकिस्तानी जो फैसला करेंगे वही ठीक है। दो रातें तो बहुत ज़्यादा सख्त थी। मुद्दुरमान कमीशन रिपोर्ट हमारे जिस्मों पे लिखी और आप पीने के लिए पानी मांगें तो आपको वॉशरूम का लोटा जो है उसका भरा हुआ पानी पेश किया जाए और आपको वो पीना पड़े, क्योंकि प्यास से आप मर रहे हो। तो क्या बीतती है इंसान पर। अच्छा ये बताइए कि ये जो यानी अभी सारी आपने गुफ्तगू की, इसको सामने रखते हुए आपकी यानी पार्टी की लीडरशिप में और आप में वो यानी इतनी ग्रिप अगर आपकी बन जाती है फेडरल गवर्नमेंट, तो आप इनको इनके दायरों में ले जाएंगे, मतलब ले जा पाएंगे? जिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर उनको मौका दिया, अल्लाह करे उन्हें मौका मिले, और मौका मिलना भी चाहिए, तो वो तमाम अदारों को, रियासती अदारे हों, वो सियासी क़यादत हो, पार्लियामेंट हो, वो उनको पूरी कोशिश करेंगे, अकेले तो ज़ाहिर नहीं वो करेंगे, मिलजुल के कोशिश करेंगे कि वो आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करें। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात से तजावज़ न करे, अदलिया आज़ादी और बेखौफी के साथ गैर जानिबदार होकर काम करे, पाकिस्तान की असाकर और अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के दिफा की ज़िम्मेदारी तक अपने आप को महदूद करें। अला अज़ल क्यास। वो कौन सी रात है ख्वाजा साद का पीछा जो आज तक नहीं छोड़ती?
दो रातें तो बहुत ज़्यादा सख्त थी। एक जब मुझे और हाशमी साहब को और ख्वाजा हसान साहब और आफ्ताब डार मरहूम को हमें उन्होंने फ़िज़िकल टॉर्चर किया मॉडल टाउन थाने में पूरी रात, और बकौल हाशमी साहब के कि हम अब्दुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारे जिस्मों पे लिखी। तो वो ज़ाहिर है आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हो, हाथ भी बंधे हों, गंदी तरीन गालियाँ आपको निकाली जाएँ और उसके बाद आपको मारा जाए, बुरी तरह जिस्म काला कर दिया जाए, और आप पीने के लिए पानी मांगें तो आपको वॉशरूम का लोटा जो है उसका भरा हुआ पानी पेश किया जाए और आपको वो पीना पड़े क्योंकि प्यास से आप मर रहे हो। तो क्या बीतती है इंसान पर। लेकिन मुझे उसका इतना दुख नहीं है, इसलिए कि और मैं कभी मुंतकिम नहीं हुआ। मुंतकिम इसलिए नहीं हुआ कि ये कुछ बेवकूफ़ मुहिमजू होते हैं, एडवेंचरिस्ट। एक साहब होते थे जनरल नदीम एजाज, DGMI रहे, एक सैडिस्ट आदमी थे, तशद्दुद पसंद, वहशी थे बुनियादी तौर पे, वहशी आदमी थे। ये वही साहब हैं जो अकबर बुगटी के मर्डर में भी जिन्होंने मुशर्रफ को उकसाया था, उसके जनरल मुशर्रफ के रिश्तेदार हैं। इनके साथ एक दो फ़ौजी अफसर और थे, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को बेतौकीर करने की बड़ी कोशिश की, मगर मुझे अंदाज़ा इस बात का कि उनको कोई कहता नहीं था। या और भी फ़ौजी अफसरान थे जिनकी फीलिंग्स मिलती थी, जैसे जनरल खालिद मकबूल थे, ही इज़ ए रिटायर्ड मैन, उनको पता नहीं होता था और नीचे नीचे सारा तमाशा होता था ये। इसी तरह जनरल तारिक मजीद अब रिटायर्ड हो गए हैं, GOC थे, वो भी मुझे लगता है कुछ बेबस थे। अब ये चंद जो फ़ौजी अफसर थे मुतशद्दिद किस्म के, इसकी सज़ा हम पूरी फ़ौज को नहीं दे सकते। उसी फ़ौज में बड़े बड़े आला अफसर मौजूद थे जो यकीनन तकलीफ़ और अज़ियत महसूस करते थे कि सियासी कारकुनों को टॉर्चर क्यों किया जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, यहाँ एक साहब होते थे ब्रिगेडियर परवेज़ बशीर, आज मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इन यूनिफॉर्म भागते फिरते थे, लोगों को रिलीफ दिलाया करते थे कि ये जुल्म ना करो, ये तशद्दुद ना करो, ये जबर ना करो, इस तरह टॉर्चर ना करो। तहरीके इंसाफ के अक्सर दोस्तों की यह ख्वाहिश है कि ख्वाजा साद रफीक उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें। क्या ख्वाजा साद रफीक ने तहरीके इंसाफ से वाबस्ता होने के बारे में कभी संजीदगी से सोचा है? अमर वाक़या ये है कि 2005 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुझे मेरी रुकनीत मुअत्तल की, मेरी लीडरशिप जो थी उसके कान भरे थे हमारे ही कुछ दोस्तों ने, वो एग्ज़ाइल में थे, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे बुरा तो बहुत लगा, सच्ची बात है, गुस्सा भी मुझे बहुत आया। तो उन दिनों में इमरान खान साहब से मेरी बड़ी दोस्ती थी, आज भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इज़्ज़त आबरू का, एहतराम का। तो इमरान खान साहब जो ये बड़ी अच्छी बात है, यानी अभी आपने जो बात की ना कि बड़ा इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक है, ये है वो, ये तलखी ज़ाती हद तक ना जाए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ये मैंने लर्न किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से। तो मैं इमरान साहब तशरीफ़ लाए मेरे राइशगाह पे, एक साफ़ी हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी साथ थे 2005 में। उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी पार्टी ने, और ये उनका राइट था ना, क्योंकि मेरी जमात तो मुझे तकरीबन निकाल चुकी थी, तो और मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, कि मुशर्रफ के साथ मैंने जाना नहीं था। तो मैंने इमरान साहब ने मुझे कहा, मैंने उस पर गौर भी किया, उस वक्त गौर भी किया, लेकिन मैंने सोचा कि इतने बुरे वक्त में मुझे अपनी क़यादत और जमात को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई मेरे अगेंस्ट फ़ैसला कर भी दिया है तो कुछ वक्त गुजरेगा तो ये धूल बैठ जाएगी, और अगर ये फ़ैसला गलत किया तो उन्हें उसका एहसास होगा, और उन्हें उसका एहसास हो गया चंद महीने के बाद। तो मैं फिर इमरान खान साहब से मेरी एक ज़ाती निस्बत और ताल्लुक़ तो कायम रहा। 2002 में मैं इकट्ठे असेंबली में गए थे, लेकिन इस बात पे मैंने कभी गौर नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि 30 अक्टूबर के बाद तो वैसे कोई तुक नहीं बनता था ना, वो इसलिए तुक नहीं बनता था, ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, कि अगर आपकी जमात पे किसी वजह से बुरा वक्त आ जाए या किसी और पे अच्छा वक्त आ जाए तो आप उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे, तो बहुत एक सेल्फिश अप्रोच है, सच्ची बात है। इसलिए मुझ जैसे आदमी से कोई ये तवक्को ना करे। अब रह गया हाशमी साहब वाला एपिसोड, हाशमी साहब वाले एपिसोड में मियाँ साहिबान के और उनके दरमियान फासला पैदा हो चुका था काफ़ी अर्सा पहले। मियाँ साहिबान की फासले की बुनियाद है वो चौधरी निसार की ही है या कोई और है? इस फासले की बुनियाद जो है वो बहुत पहले बन गई थी। अभी जब वो एग्ज़ाइल में थे तो उस वक्त जो था वो कुछ आप मिसकैलकुलेशंस कह लें, कुछ कम्युनिकेशन गैप कह लें,
कुछ मियाँ साहिबान को मिसगाइड किया गया, कुछ मखदूम साहब जो हैं मेरे भाई हैं बड़े, वो स्ट्रगल के आदमी हैं, ड्राइंग रूम के आदमी बुनियादी तौर पे नहीं है। वो ये जो बारीक सियासत की रफूगरी है ये करते नहीं हैं, रफूगरी करनी पड़ती है। ये मैं उन्हें कहाँ करता हूँ, वो इस बात से आप उन्हें पूछेंगे कहेंगे ठीक कहता है। वो रफूगरी करते नहीं है, रफूगरी करनी पड़ती है जब आप हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। वो लड़ते हैं और बेखौफ होकर लड़ते हैं। उसमें फिर बाज़ औक़ात आदमी लड़ते लड़ते अपने लश्कर से आगे गुजर जाता है ना, लश्कर पीछे रह जाता है, आप अगली दुश्मन के मोर्चों में चले जाते हैं, फिर बच के आना मुश्किल होता है। फिर वही होता है जो कुछ हो जाता है आपके साथ। तो मैंने उन्हें रोकने की, और सलमान ने और हमारी फैमिली ने और हमारे दोस्तों ने और PMLN ने और फिर आखिर में खुद बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने, ही ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, लेकिन फासला बहुत हो चुका था और हम लेट थे, तो वो हादसा जो था वो रूनमा हुआ। मैंने कभी भी PTI में शामिल होने के बारे में गौर नहीं किया। उसकी वजह एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजी साहब, बड़े अदब से, अगर PTI के हमारे दोस्त जो हैं वो हर्ट फील ना करें। जिस सियासत की बुनियाद बरादरम इमरान खान साहब ने रखी है, जिसमें इल्ज़ाम और दशनाम बहुत ज़्यादा है, उससे सियासी कल्चर उल्टा प्लूट हो गया है। PTI का लीडर जो है वो हार्ड टॉक करेंगे अपने मुखालफिन के बारे में, तो उनके कारकुन तो फिर डंडे उठा लेंगे ना, और भाले उठा लेंगे, और उन्होंने गालियों के डंडे उठाए हुए हैं। और ये मुझे गिला भी है इमरान साहब के साथ, मुझे कभी मिले तो मैं उनसे करूँगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मैं अपने बाप की इज्जत को वो दाग नहीं लगाना चाहता। वालदा बेचारी की डेथ हो गई, मैं अपनी माँ के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता। PTI के तो मसाइल मुख्तलिफ हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि किस तरह लोगों को तैयार किया गया है और किस तरह लोगों को का ज़ेन बनाया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जाएं। अपनी मर्ज़ी से भी लोग गए हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत लोगों को वहाँ पे रिक्रूट करवाया। मतलब आज तक जारी है या अब? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पता नहीं, एक ताकतवर नवाज़ शरीफ, एक प्रोग्रेसिव नवाज़ शरीफ और एक खालिस जमहूरी ज़हन वाला नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कितना वारा खाता और कितना नहीं खाता मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह करे कि वारा खाए, अच्छी बात है। ये तो PTI का जो कल्चर बनाया गया है, जब उनके लीडर जो हैं वो इतनी हार्ड टॉक करेंगे अपने मुखालफिन के बारे में, तो उनके कारकुन तो फिर डंडे उठा लेंगे ना, और भाले उठा लेंगे, और उन्होंने गालियों के डंडे उठाए हुए हैं। तो इस कल्चर में मुझ जैसा आदमी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बातें करने से तो तब्दीली नहीं आएगी। तो अगर आप दुनिया जहान का वो एलिमेंट जिन्हें उनकी पार्टियों ने अपने पास नहीं रखा, या जिनकी अपनी जमातों में एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, जब वो अपनी जमातों में थे तो चूं नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, हर तनख्वाह पे काम करते थे, और जब जमातों में गुंजाइश बाकी नहीं बची तो इमरान खान साहब के 30 अक्टूबर के जलसे के बाद उन्हें नज़र आया कि यहाँ पे रास्ता बन सकता है, सीट बन सकती है, और भेजे गए या चले गए। तो अब कोई ये कहे कि ये तब्दीली लाएंगे, मुझे गिला भी है इमरान साहब के साथ, मुझे कभी मिले तो मैं उनसे करूँगा कि उनकी गुफ्तगू को ज़्यादा शुस्ता और शाइस्ता होना चाहिए। क्योंकि अब आप एक ऐसे पोडियम पे चले गए हैं कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और अब आप शौकत खान हॉस्पिटल की कैंपेन नहीं चला रहे हैं। अब आप अपने आप को पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे जो तब्दीली लाएगा। तो आप तब्दीली किधर से लाएंगे अगर आप किसी को साथ लेके चल ही नहीं सकते? आप खान साहब से पूछिए कि आपके एलाइज कौन होंगे पाकिस्तान में, वो एक नाम नहीं ले सकते, एक नाम नहीं ले सकते। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 18 करोड़ पाकिस्तानियों के इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी बशमूल PMLN तन्हा मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। जो सियासत की बारीकी है, माजरत के साथ इमरान साहब और उनके जो साथी हैं वो उससे बेखबर हैं। सियासत गैर सियासी अंदाज में नहीं हो सकती, और पार्टी इलेक्शन के नाम पे जो धम्मा चौकड़ी मची हुई है वहाँ पे, यानी जमातों के अंदर ग्रुप बने हुए हैं PTI के अंदर, और ग्रुपों ने अपने नाम रखे हुए हैं। अब जब इतनी शदीद ग्रुपिंग हो जाती है तो ये फरिश्ते थोड़ी हैं, हम जैसे ही हैं। जो जीत जाएगा दूसरा उसकी टांगों को पकड़ लेगा और खींचे रहेगा। तो वो तो आपस में इन फाइट इतनी शदीद हो चुकी है जिसकी मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है कि सियासी जमातों की जो इन फाइट है वो पॉलिटिकल कल्चर को और उस जमात को ख़राब करती है, और अल्टीमेटली सोसाइटी पर भी नेगेटिवली असरअंदाज होती है। ये जो कि फरमाते हैं ना, मुझे 1000 आदमी चाहिए, उन्हें अच्छी तरह पता है उन्हें 1000 इलेक्टेबल नहीं मिल सकते, ये सबको पता है। चाहिए ये था इमरान साहब को कि वो कहते कि ठीक है, कौमी असम्बली के लिए मुझे ज़्यादा नहीं मिले, ये 50 आदमी मिले हैं, ये इलेक्टेबल भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं,
और मैं फ़िलहाल इन्हीं के साथ आऊँगा। मुझे आप इन 50 को इलेक्ट कर दें, मैं शायद वज़ीर आज़म ना बन पाऊँ, लेकिन मैं 50 आदमी ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा जो नेशनल असेंबली में बैठ के सदाकत की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। तो इमरान खान साहब जहां आज खड़े हैं इससे 10 गुना ऊपर खड़े होते हैं। आपके भाई छोटे ख्वाजा सलमान, देखें जी, ख्वाजा रफ़ीक शहीद जो हैं उनमें दो बातें बड़ी नुमायाँ थी। एक अवामी खिदमत और एक बड़ी दबंग किस्म की असूली सियासत। तो हम दोनों भाइयों में एक एक चीज़ आ गई है। सलमान में मुकम्मल तौर पे अवामी खिदमत आ गई है और वो सियासी मुखालफीन भी इवन वो भी उसके काम की तारीफ़ करते हैं। सलमान के अंदर ख्वाजा रफ़ीक साहब की अवामी खिदमत आ गई है और मेरे अंदर उनकी सियासत आ गई है। तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर सच्ची बात है मुकम्मल नहीं है। लोगों ने क्या साथ दिया, उन थड़ों और दीवारों ने भी हमारा साथ दिया और मैं आज भी उसके लिए आसान हूँ। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मैं अपने बाप की इज्जत को वो दाग नहीं लगाना चाहता था। वालदा बेचारी की डेथ हो गई, मैं अपनी माँ के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता। गर्म हवाओं के वो कौन से थपेड़े हैं जिनकी तपिश से ख्वाजा सलमान रफीक का चेहरा आज भी झुलसता है। तो मुझे बचपन की मेन याद है वो तो वालिद साहब का वाक़या है। अम्मी हमें पढ़ा रही थी, कोई 4 साढ़े 4 का वक्त था, लोहारी में हमारा जो घर था। तो उस इत्तला मिली कि वालिद साहब को पहले इत्तला मिली कि वो ज़ख्मी हैं, उनको गोली लगी है। थोड़ी देर पता लगा कि वो शहीद हो गए हैं। तो वालदा ज़रा उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो भागते हुए बाहर गई हैं। तो वो एक तो मेरी याद है। और मुझे ये भी याद है कि अब्बू का जनाजा था पड़ा हुआ और लोग एक तरफ से आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो देखने के लिए आ रहे थे। और मैं जब अगले दिन अब्बू को दफनाया तो कुछ देर मैं खेलता भी रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन जब उनका जनाज़ा लेके गया और उनको पाकिस्तान के परचम में लपेटा गया तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मैं इनको शायद मिल नहीं सकूँगा। और कुछ थोड़ी फासले तक हमें महल्लेदार जो अब्बू के जनाजे में बहुत बड़ा जनाजा था, वो उस वक्त कहा जाता है कि वो 1-1.5 लाख लोग थे जो नासिर बाग में जनाजा पढ़ाया गया था। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी साहब मरहूम ने वो जनाजा पढ़ाया था। ख्वाजा सलमान रफीक जो आज कामयाबी के बाद डिफेंस के महंगे इलाके में रिहाइश पजीर है, क्या उन्हें कभी अपने हल्के और अपने बचपन की गलियां मोहल्ले के लोग याद हैं? वो बड़ा रफ़ एंड टफ़ टाइम था। बहरहाल गुर्बत भी थी और वालदा जो थी वो सख्त रोया भी करती थी, चीखें भी मारा करती थी। और उस वक्त में वो हमारा शहर जो था लोहारी, हमारा महल्ला, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया लोगों ने। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने क्या साथ दिया, उन थड़ों और दीवारों ने भी हमारा साथ दिया और मैं आज भी उसके लिए आसानमंद हूँ। मुझे अंदरून शहर से ज़्यादा इत्मीनान कहीं नहीं मिलता। खुले लोग हैं, मोहब्बत करने लोग हैं। मेरे ऊपर तो अल्लाह की शुक्र था कि 2 बड़े बैठे हुए थे। हालांकि भाई में उम्र बहुत कम हमारी आपस में फ़र्क है उम्र का, लेकिन उसके बावजूद तो जितने वो थपेड़े थे जो आपने सवाल किया था, वो थपेड़े अम्मी और भाई ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते थे। मुझ तक उनका जो असर था वो बहुत कम आता था। वो जो गर्म हवा, वो जो थपेड़े आप पे वो जो बराह रास्त आए हैं, वो मुशर्रफ के इब्तदाई 3 साल हैं। ख्वाजा साहब जेल में हैं और घर भी मुश्किल है, वालदा की सेहत भी ठीक नहीं है। वो दौर ज़रा याद करें, वो आपको फिर बदला वाला लाहौर कैसा लगा?
वो बड़ा सख्त दौर था। 12 अक्टूबर के फ़ौरन बाद तो उसी रात तो खैर फ़ौज के लोग आ गए थे हमारे घर, उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव भी किया था। मेरी वालदा से उनकी काफ़ी तलखी हुई थी। अम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और सिर्फ 10 माह बाद जुलाई का, ये 7 जुलाई है 2000, जब भाई को गिरफ़्तार किया गया और घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। इस तरह जैसे हम कोई मुजरम हैं या शायद हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो वो भाई को गिरफ़्तार कर लिया। वो 9 जुलाई के बाद, 9 जुलाई को बेगम साहब ने एक बहुत बड़ा तहरीक थी मेरे ज़हन में, जब उनकी गाड़ी उठाई गई थी उससे 2 दिन पहले। हाँ जी, उससे 2, क्योंकि भाई उस वक्त बहुत करीबी तौर पे बेगम साहब के साथ सारी जद्दोजहद कर रहे थे। तो वो ज़ाहिर एजेंसीज़ को ख़बर थी कि कौन बंदा एक्टिव है, कौन प्लान कर रहा है, किसका पंजाब में पाकिस्तान में रब्ता है। तो उन्होंने भाई को 2 दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया। तो अम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई को फिर पकड़ के ले गए। उसके बाद फिर मुझे भी घर से गायब होना पड़ा, क्योंकि घर के बाहर पुलिस बाकायदा उधर बिठा दी गई थी और घर में जो वाहिद गाड़ी थी जो अम्मी के ज़ेर इस्तेमाल थी उसको भी उठा के पुलिस ले गई थी। और ज़ाहिर है उनको पीछे से 10 टीम वाले कंट्रोल कर रहे थे। उसमें मेजर साहब थे जो बाद में कर्नल बन गए और ब्रिगेडियर नदीम एजाज थे तो बाद में DGMI भी बने। और मुझे इन्होंने 10 डे बुलाया जिसमें ब्रिगेडियर नदीम के बाद मेजर जनरल बन गए थे। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये तारीख़ में चीज़ें होनी चाहिए। और मेजर साहब आप कर्नल हों शायद, तो इन्होंने मुझे बुला के कहा कि आप मियाँ साहबान को छोड़ दें। मुझे ब्लैकमेल करने की इन्होंने कोशिश की और मैंने इनको ये बात कही थी कि मुझे इल्म हो गया इस बात का कि मशरक़ी पाकिस्तान क्यों बना था। जब आप पाकिस्तान बनाने वालों के बच्चों को गद्दार करेंगे, उनको थानों में मारेंगे और उनके घरों में पुलिस बैठा लेंगे तो फिर मुल्क खुदा ना खासा टूटा करते हैं। तो उनको ये मेरी बात बड़ी बुरी लगी और मैंने उनके मुँह पर उनको माजरत कर ली कि नो, हम आपके साथ ही चलेंगे, हम मियाँ साहबान को नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें कहा कि मैं ब्रिगेडियर साहब आपको मिलूँगा 10-12 साल बाद। ये मैंने उनको अल्फाज कहे। अब वो भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको सर झुका के नहीं मिलूँगा, चाहे इसके लिए मैं कोई भी कीमत देनी पड़े। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जो वालदा वो नहीं बचेंगी, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया कि मैं अपने बाप की इज़्ज़त को वो दाग नहीं लगाना चाहता था। ये फ़ैसला किया, वालदा बेचारी की डेथ हो गई, मैं अपनी माँ के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका, मुझे शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। जनाजे पे भी रेड कर दी गई, इतना सख्ती कर दी गई थी, इतना टॉर्चर किया गया था कि बाज़ का ये हकीकत है कि मुझे रात सोने के लिए भी घर ढूंढना पड़ता था। तो मैंने वो वक्त देखा है, लेकिन उस वक्त को अगर आप तलखियों को साथ लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन चीज़ों को याद तो रखना पड़ता है, लेकिन उनको भूलना भी पड़ता है। यानी आप कनाडा में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं अपने किसी काउंटर पार्ट के साथ, वहाँ का मिनिस्टर हेल्थ है, BBC या कोई चैनल खबर दिखाता है कि आपके हल्का इंतज़ाम में जिंदा बच्चे को चूहे खा रहे हैं। वाकई एक तो बड़ा ही शर्मनाक वाक़या। तो उनके पेरेंट्स से एक तो मैंने मीडिया में माफ़ी मांगी। सुलेमान भाई इधर आते हैं, हमारे इधर रहने वाले हैं भाई हैं, हमारे बड़े भाई आते हैं, इस यहाँ का ख्याल करते हैं अंदरू शहर का। सुलेमान रफीक या जो भी है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ नहीं जानते कि कौन ने की ने। आते हैं बड़ी अच्छी तरह डील करते हैं, हर बंदे के जो मसले हल है, जो सवाल है वो पूरे करते हैं। अंदरून शहर है ना, वो कहीं से भी उठ के आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी नहीं, आप सफाई देख लें, गलियों में जाके देख लें कि क्या सफाई है। कोई भी नहीं आता, कभी पूछने भी नहीं आया कोई कि क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई हमें बताएं, या गलियों का मसला है, कोई कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। सब अपने अपने खुद मुख्तार है, कोई मसला नहीं। कभी भी नहीं आए, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक हैं और साद रफ़ीक थोड़े बहुत हुए हैं। जैसे वो कहते नहीं, पंजाबी में कहावत है कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ देनी, वो काम हुआ वो, और वो भी 5 सालों में अब हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए। हमजा साहब को तो नहीं देखा कभी आते हुए। सुलेमान रफ़ीक साहब आते हैं और काम वगैरह भी करवाते हैं। बहुत कमों बेश आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। इलेक्शन नज़दीक हैं इसलिए वो आते हैं। इस वक्त इंक्रोचमेंट्स की वजह से यहाँ पर यह हाल हो चुका है कि अगर कोई रायशी अपने किसी अजीज़ को हॉस्पिटल में ले जाना चाहे, शायद एम्बुलेंस को भी उसका रास्ता नहीं मिल पाता। इस हल्के को बिल्कुल यतीमों मस्कीन छोड़ जाएगा और यहाँ पे किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं किया जा रहा। सुलेमान रफ़ीक साहब यहाँ के MP हैं और जो यहाँ के काम है वो आपके सामने है। वो सामने देखें, ये ट्रांसफार्म है, इलाकों वालों ने खुद पैसे लगा के इनको यहाँ पे रखा है, लेकिन उनके पास ना वो आना है, ना जाना, ना किसी से कोई किसी किस्म की बात नहीं वो करते। आपका तो मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी स्ट्रगल तो पॉलिटिकल है। हेल्थ को आप किस तरह लुक आफ्टर कर रहे हैं? बेसिकली जुलाई 2010 में एक सैलाब आया था बहुत बड़ा, उसमें मुझे अल्लाह ने काम करने का मौका दिया और शुक्र है उस ज़ात का कि मैंने उसमें काफ़ी काम किया।
तो एक तो वो शहबाज साहब उससे बहुत ज़्यादा मुतमिन थे। उसके बाद बदकिस्मती से पिछले साल लाहौर में एक बहुत बड़ी वबा आई थी डेंगू की, उसमें काम करने का मौका मिला। उसमें हमने बाज़ का 22-24 घंटे काम किया और बाज़ का हम घर भी नहीं वापस आ सके। तो हम डेली काम कर रहे थे अस्पतालों में, जो हमारे ज़िम्मे मुख्तलिफ काम होता था। तो ये अब शहबाज साहब ने कहा कि डेंगू जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने उस वक्त फ़ैसला कर लिया था कि ये हेल्थ जो है ना वो मुझे देंगे। अपने महकमे की सेहत के बारे में सलमान रफीक क्या कहेंगे, जिसके ज़ेरे इंतज़ाम एक मासूम नौज़ायदा बच्चा चूहों के काटने का शिकार हो जाता है। असल में जो ये वाकई तो बड़ा ही शर्मनाक वाकया, मैं उस बच्चे को देखने गया था। उनका घर तनौल में है। तो उनके पेरेंट्स से एक तो मैंने मीडिया में माफ़ी मांगी थी अपनी तरफ से भी और वज़ीर साहब की तरफ से, और शर्मसारी का भी इज़हार किया था। होली फैमिली अस्पताल में ये वाकया पेश आया था और सिर्फ इसमें ये हुआ था कि जो मैं समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था उस नर्स का, जिसकी वजह से दोनों दरवाजे खुले रह गए और वो चूहा अंदर आया और उसकी वजह से इतनी बदनामी हुई हमारी। तो थोड़ा सा जो हमारे साथ लोग वाबस्ता हैं, एक तो उनको भी मेरा ख्याल अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। यानी मैं जब 6 दिन बाद गया तो फिर भी सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जी मैं कन्फेस कर रहा हूँ, यानी बिल्लियाँ भी थी अस्पताल में, सफाई कुछ बेहतर थी, मगर ऐसे भी एरिया से उस अस्पताल के कि जहाँ पे गंद पड़ा हुआ था और वो सिटे वाला अंदर सिटे बेच रहा था, लोग सिटे खा के वहाँ चीज़ें फेंक रहे थे और कब्बे बैठ रहे थे आके। एक तो अस्पताल में मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट, ये ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि लोग इस पर लड़ते हैं। फिर एक हमारा ये मादरत से रवैया भी है कि जो खाया वहीं फेंक दिया, डस्टबिन में ना फेंका। सो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। जहाँ हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके साथ जब पब्लिक वहाँ पर आ रही है तो थोड़ा सा पब्लिक को भी एक जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लोगों का ये 100% सोच है कि होना ही कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेशुमार लोग बेचारे जाप हो गए, लेकिन हमने उसको भूले नहीं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, उस केस को हम आज तक नहीं कोई पीछा कर रहे हैं। और उसमें मैं हक़ाइक़ ज़रूर बताना चाहूँगा, शायद बात थोड़ी तल्ख़ हो, कि हमने जब लोगों को गिरफ़्तार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोट एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह कहा कि आपने इनको गिरफ़्तार गलत किया, आपको इनको मौका देना चाहिए था। पुलिस ने कहा जी कि हम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के मौक़िफ़ से डिसएग्री किया, यानी रिटर्न चीज़ें हैं, और डायरेक्शन दी लोअर कोर्ट के आप इनकी बेल लें और ये शाम में तफ्तीश हो जाएँ। सो लोअर कोर्ट ने उनकी बेल भी दी और साथ ही ऑर्डर में लिख दिया कि हम इन्हें डिस्चार्ज भी करते हैं। सो ये मुश्किल साथ साथ चलते हैं और इंशाल्लाह चंद दिन में आप देखिएगा कि जो भी इसमें मुल्ज़मान है वो इंशाल्लाह जेल में होंगे। ये सीरप केस है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। इसमें हम किसी पे अभी एकदम नहीं कह सकते कि ये स्पूरियस भी हो सकता है, फैक्ट्री की गलती भी हो सकती है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि अभी जो हमने रिसेंट देखा, एक तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बुरा हाल है। चिल्ड्रन की जो आपने बात की, वहाँ सूरत हाल है कि लोड बहुत है। एक बेड में 4-4 बच्चे हैं इस वक्त। दूसरी बात यह कि वहाँ जो बच्चों के दिल में सुराख है, एक डेढ़ 2-2 साल बारी नहीं आती। उसका हल ये है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नए बहुत ज़्यादा बनाने मुमकिन नहीं है। ये 5 से 6 अरब का प्रोजेक्ट है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और बाकी टर्शी केयर के चिल्ड्रन वार्ड्स हैं, पीड्स के, उनको इस काबिल कम से कम कर दिया जाए कि इब्तदाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन हस्पतालों में हल हों। दूसरा, वहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि बास फील्ड में FCPS हमारे पास कम है। और ये मैं चिल्ड्रन गया था तो वहाँ से मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर मिले, उन्होंने कहा जी मैं और मेरे प्रोफेसर हम 2 ही इस फील्ड में हैं, तीसरा डॉक्टर कोई नहीं है। तो स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़ FCPS हमें करने पड़ेंगे। तो यही चिल्ड्रन पे हमारी प्लानिंग है कि एक चिल्ड्रन को एक्सटेंड कर दें और जो चिल्ड्रन का फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल है उसको और बेहतर करें, ताकि इसको जोन वाइज हमें करना पड़ेगा सारी चीज़ें। बात से इत्तफाक करेंगे कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का 30 अक्टूबर का लाहौर के जलसे के बाद PMLN लाहौर के जो वर्कर हैं वो दुआएं दे रहे थे तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनकी बात सुनना शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल लोगों को अपने आप को भी ग्रूम करना चाहिए, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी इज्जत से। इज्जत बनाएं अपनी, तो क़यादत भी आपकी इज्जत करती है, और अगर आपके पल्ले कुछ नहीं होगा तो क़यादत आपकी कभी इज्जत नहीं करेगी।
का शिकार बचपन में यतीम हो जाने वाले दो भाइयों की दास्तान आप तक पहुंची। बदलते चेहरों, मद्दो-जज़र, नशेबो फराज से भरी हुई ये कहानी अपने लिए बेपनाह सबक लिए हुए है। ये दोनों भाई खुशनसीब जरूर हैं कि इन्हें अपनी जिद्दोजहद का सिला जवानी में ही मिल गया। जिंदगी मगर फूलों की सेज पर रखकर इन्हें किसी ने खैरात में नहीं दी। सवाल यह है कि ऊंची मंजिलों को छूने के शौकीन क्या मेहनत और इरादे की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत भी रखते हैं, या सिर्फ अपनी तकदीर पर आंसू बहाना ही जिंदगी का हासिल है।